हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल के हमारे वीडियो में हमने चैप्टर 7 जो एक काव्य है जन्मभूमि, उनकी एक्सरसाइज की थी। उनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए थे। आज आगे मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ जिनमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। आगे के जो क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, पर कुछ ग्रामेटिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं, ये भी आपको आपकी बुक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, जिसका गौरव भाल हिमाचल। क्या कहते हैं, ये जो काव्य की पंक्ति है उसका भावार्थ हमें यहाँ स्पष्ट करके बताना है। तो इनका आंसर है मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। तो हमें यहाँ जो पंक्ति दी गई है ना, वो हिमालय के बारे में कहा है ना। हिमालय को भारत का हम सिर मानते हैं ना, उसको भाल, भाल यानी कपाल, जो हमारा कपाल होता है ना, उसको हम भाल भी कहते हैं। तो हमारा जो भारत देश है, वो भारत देश का कपाल हिमालय को हम मानते हैं, क्योंकि हिमालय है वो संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा है? सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत है। इसलिए ये बड़ा पहाड़ है, इसीलिए उसको भारत का सिर कहा गया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ना कि हम लोग जो मनुष्य है, उसके शरीर के अंदर जो सिर हमारा होता है ना, जो कपाल हमारा होता है, वो हमारा ऊपर की तरफ होता है। ऊपर होता है ना, हमारे शरीर के सारे जितने अंग हैं, उन अंगों में सबसे ऊपर हमारा सिर आता है। तो इसीलिए पहाड़ जो हिमालय है वो सबसे ऊंचा और बड़ा पहाड़ है, इसलिए उसको हमारे भारत देश का सिर माना जाता है और वो हमारे देश का गौरव भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, झड़ता बनी चेतना सरसी। ये भी एक काव्य पंक्ति है, काव्य के अंदर आते हैं ना, झड़ता बनी चेतना सरसी। झड़ता यानी जिनमें कोई जीव नहीं होता, जो निर्जीव होता है उसे हम जड़ कहते हैं। और चेतना, चेतना यानी जिनमें जीव होता है, चेतन, जिनमें जीव होता है, ऐसा जो है उसको हम चेतना, चेतन कहते हैं, चेतना या चेतन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी पंक्ति में हमें यहाँ अहल्या का एक उदाहरण दिया गया है, जो पहले कैसी थी, उनके श्राप की वजह से वो जड़ बन गई थी, उनके पति के श्राप की वजह से। फिर श्री राम भगवान के छूने से वो नवचेतन बन जाती है। तो यहाँ उनका आंसर है, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आ गई थी।
तो ये जो पंक्ति है उसका भावार्थ यही है कि जो जड़ था वो चेतन बन गया, जो निर्जीव था वो जीवित बन गया। तो गौतम ऋषि जो है, उनकी पत्नी थी अहल्या, वो एक तपस्विनी थी, पर पति के शाप के कारण वो शिला के रूप में परिवर्तन हो गई थी। एक जीती जागती नारी थी वो, पर वो चेतन बन गई, चेतन से जड़ बन गई। क्या हुआ? वो जीती जागती थी, पर उनके श्राप की वजह से वो जड़ बन जाती है, एक शिला बन जाती है। बरसों के बाद जब श्री राम के चरण स्पर्श होते हैं उनके ऊपर, तो वो नवचेतन फिर से चेतनावस्था में आ जाती है, फिर से वो जीवित हो जाती है। यही उनका भावार्थ है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, पंक्ति है, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो इस पंक्ति को हमें अब समझाना है, उसका क्या भावार्थ है। तो कि वह वसुधैव बना कुटुंबकम, ये हमारी तीसरी पंक्ति है। तो उनका भावार्थ यही होता है, जो आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार, सुझाव के द्वार विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। तो यही है कुटुंबकम, वसुधम कुटुंबकम भावना, जिसके अंदर सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कभी किसी के साथ किसी भी तरह का कलेश नहीं होता और सबका मन एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है। तो आजकल हम देखते हैं चारों ओर, जहाँ कहीं भी देखें तो आप ऐसा माहौल देखेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध होने की संभावना होती है। लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं समाज में, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञातिवाद बढ़ गया है। तो इन सारी उलझनों की वजह से जो हमारे देश के अंदर जो शांति है, वो शांति कम होती जा रही दिखाई दे रही है। तो कि उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे देश में तो बहुत सारे, हमारा देश बहुत धार्मिक देश है, यहाँ धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो भगवान को भी इतना मानते हैं। तो वो हमारे देश की शांति के लिए विश्व के अंदर ऐसा प्रचार, शांति प्रचार करती है। तो वो मंत्रोच्चार के द्वारा भी, हवन यज्ञ के द्वारा भी वो इस तरह की शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो कि अगर ये सब हो और हमारे देश के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, देश में ही नहीं पूरे विश्व में सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ कभी किसी तरह का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। तो सब परिवार वाले लोग, सब देश वाले, पूरे विश्व में इतनी शांति बनी रहेगी और सब लोग पूरे सुख चैन से रह पाएंगे। तो इसी का नाम है कुटुंबकम भावना, जो है वो सबको अपनानी चाहिए। सबको एक साथ, सबके साथ हिल मिलजुल कर रहना चाहिए। घर में भी, बाहर भी, देश में भी, पूरे विश्व में सबको ये बात अपनानी चाहिए। इनका यही भावार्थ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उनमें पहला शब्द है जननी, तो उनका अर्थ होता है माता।
नेक्स्ट ज्योति, तो उनका समानार्थी होता है प्रकाश। उनके बाद है शिला, तो उनका समानार्थी है पत्थर। उनके बाद है नेक्स्ट विचरण, तो उनका समानार्थी होता है घूमना। उनके बाद है गौरव, तो उनका समानार्थी होता है बड़प्पन। उनके बाद है पुनीत, तो उनका समानार्थी होता है पवित्र। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये आपके टेक्स्ट बुक के थे, इनके अंदर और क्वेश्चन नहीं है। यहाँ 6 तक ही आपके क्वेश्चन थे। अब आगे जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने ग्रामर का आपको अलग से करवाया है, ठीक है। कुछ संधि है, इसी चैप्टर के अनुसंधान में ये सारे क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन 7 जो है वो संधि विग्रह है। तो पहली संधि है, उसको आपको विग्रह करना है। पहला वर्ड्स है तपोवन, तो उनकी संधि विग्रह होगी तपह फत्ता वन। उनके बाद है 2 नंबर पर मंत्रोच्चारण, तो उनकी संधि विग्रह होगी मंत्र प्लस उच्चारण। उनके बाद है 3rd नंबर वसुधैव, तो उनकी संधि होगी विग्रह वसुधा प्लस एव, वसुधैव। ओके। अब आगे है कुछ समास के प्रकार आपको बताने हैं। कुछ यहाँ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड को पहचानना है और वो कौन सा समास बनता है ये हमें दिखाना है। तो पहला है जन्मभूमि, तो जन्मभूमि है वो तत्पुरुष समास बनता है। उनके बाद है मंत्रोच्चारण, तो वो भी तत्पुरुष समास है। फिर उनके बाद है गंगा यमुना, क्या है गंगा यमुना, तो वो द्वंद्व समास बनता है। फिर उनके बाद है ज्योतिग्रथित, तो ये जो वर्ड्स है वो भी तत्पुरुष समास बनता है। जो ये आप द्वंद्व समास है जानते हैं ना, जो योजक चिन्ह आते हैं वो तो तुरंत ही पहचाने जाते हैं, होता है ना, पर कभी कभी ऐसा तत्पुरुष में भी होता है। तो गंगा यमुना ये द्वंद्व समास है। फिर ज्योतिग्रथित वो तत्पुरुष है। उनके बाद है राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण है वो भी द्वंद्व समास बनता है। उनके बाद है पद धूली, तो ये भी यहाँ तत्पुरुष समास बनता है। उनके बाद का जो वर्ड है वो है तपोवन तपोवन, तो वो भी तत्पुरुष समास बनता है। आगे है ध्यानावस्थित, वो भी तत्पुरुष समास बनता है। उनके बाद है युद्ध झरझर, तो युद्ध झरझर है वो भी तत्पुरुष समास बनता है। ये थे आपके समास के कुछ जानकारी। इसी काव्य के अंदर जो शब्द आते हैं उनके आपको समास थे जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, जिनके अंदर शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बनाकर देने हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक शब्द में जवाब देना है। आपको आपकी नोटबुक्स में भी ये लिखना है। ओके, ये सारे के सारे 1 से 10 तक के जो सभी क्वेश्चन आंसर है, सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं।
पहला है वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। कैसा स्थान? कि वह स्थान या तो वह देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, उस जगह को क्या कहते हैं? तो कि उस जगह को कहते हैं, जो एक शब्द में अगर आपको कहना है तो हम कहेंगे वो जन्मभूमि। क्या कहते हैं उसे? जन्मभूमि। दूसरा सेंटेंस है बर्फ से ढका पर्वत। क्या है? तो कि बर्फ से ढका पर्वत, तो उनको एक शब्द में कहते हैं हिमाचल प्रदेश। जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत है ना, वो हिमाचल। उनके बाद है दूसरा, भारत में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी। हमारे भारत के अंदर जिस नदी को बहुत ही पवित्र समझते हैं, वो कौन सी नदी है? तो कि वो नदी है हमारी गंगा नदी। उसको हम पवित्र मानते हैं ना, इसलिए ये गंगा नदी है, वो सबसे पवित्र नदी है। अब आगे है 4 नंबर पर, शाप के कारण अहल्या को मिला रूप। शाप के कारण अहल्या को जिस रूप में जो रूप मिला उनको, वो रूप, तो वो कौन सा रूप था? तो वो था शिला का। बहुत बड़ी शिला, पत्थर बन गई थी ना वो, तो वो था, कौन सा रूप था? तो कि शिला का रूप था। उनके बाद है 5 नंबर पर, जन्म देने वाली। जो हमें जन्म देती है ना, वो कौन होती है? हमारी माता। माता होती है ना, उसको और क्या कहते हैं? तो कि जननी। जन्म देने वाली तो हमारी जननी। उनका एक शब्द में हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा? जननी। के बाद 6 नंबर पर है देवताओं का लोक। जहाँ देवता लोग रहते हैं ना, ऐसा सब कहते हैं, हमने देखा तो नहीं है किसी ने, पर कहते हैं कि स्वर्ग के अंदर देवताओं का निवास स्थान होता है। तो कि देवताओं का जो लोक है उसको क्या कहते हैं? तो कि उसे स्वर्ग कहते हैं। आगे सत्यवान की पत्नी, तो उनका नाम क्या था? सावित्री। क्या नाम था? सावित्री। सत्यवान की पत्नी यानी सावित्री। फिर है तप करने के लिए वन। जहाँ तप करने के लिए ऋषि मुनि वगैरह जाते हैं ना, पहले राजा महाराजा भी जाते थे। अमुक साल जब वन के अंदर वो आ जाते थे, तो वो वन के अंदर इस तरह से तप करने के लिए अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के, अपना नगर महल छोड़ के तप करने के लिए चले जाते थे। और ऋषि मुनि तो हमेशा इस तरह से जंगल के अंदर, वनों के अंदर तप करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तपोवन। जहाँ तप किया जाता है, ऐसा जो वन है उसको कहते हैं तपोवन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहली है ब्लैंक्स, गंगा यमुना नदियों की जल ब्लैंक से ग्रथित है। तो किससे वो ग्रथित है? तो कि ज्योति से। किससे है? तो कि ज्योति से। उनके बाद है दूसरी ब्लैंक्स, जन जन के हृदय में ब्लैंक्स बसी है। तो कि जन जन के हृदय के अंदर क्या बसी है? तो कि जन्मभूमि बसी है। उनका आंसर है जन्मभूमि। उनके बाद है तापस सुकुमारी ब्लैंक्स बनी। तापस सुकुमारी यानी सावित्री जो थी नी, सॉरी अहल्या, वो।
तो उसको तापस सुकुमारी भी कहते हैं। तो वो क्या बनी? तो कि शीला बन गई थी। उनके बाद है युद्ध से जनजीवन ब्लैंक्स बन गया है। तो कि युद्ध से जनजीवन कैसा हो गया है? तो कि झरझर हो गया है, बिल्कुल बिखर गया है। झरझर यानी बिखरा हुआ ऐसा, तो वो झरझर बन गया है। इनका आंसर रहेगा झरझर। आगे है 5th नंबर की ब्लैंक्स। जननी जन्मभूमि ब्लैंक से भी महान है। तो कि जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। इसका आंसर क्या रहेगा? स्वर्ग। आगे है भारतवर्ष का भाल ब्लैंक्स है। तो भारतवर्ष का भाल हम किसे कहते हैं? तो कि हिमालय को। हिमालय का जो पहाड़ है ना, उसको हम उसका भाल कहते हैं। तो इनका आंसर रहेगा हिमालय। भारतवर्ष का भाल हिमालय है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक्स में लिखने हैं 1 से 10 तक के, ठीक है। सॉरी 1 से 10 तक के नहीं, आज तो मैंने 5th से करवाए हैं, 5th से 10 तक के, ठीक है। ये सभी आपको आपकी नोटबुक्स में लिखने और सबको होमवर्क भी सबमिट करवाना है। आप लोग होमवर्क अपना सबमिट नहीं करवा रहे तो प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।